नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जो चीज़ परंपराओं में थी लेकिन पालना में नहीं थी, जो चीज़ अतीत में तो थी लेकिन आज भी नहीं थी, जो चीज़ सदियों से कायम थी लेकिन कहीं ना कहीं उन संबंधों से लोग अनजान बने हुए थे, वो सब कुछ अब इस धरातल पर दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम का प्रथम संस्करण होता है, द्वितीय संस्करण होता है और अब तीसरा संस्करण। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इन दोनों संस्करणों को कवर करने के बाद अब इस तीसरे संस्करण को भी मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए कवर कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं काशी तमिल संगमम के इस तीसरे संस्करण के बारे में अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। काशी तमिल संगमम 3.0। यहां गूंजा जोश का शंखनाद। बाबा विश्वनाथ और रामेश्वरम की शक्ति का हुआ यहां एहसास। विरासत के इस अद्भुत उत्सव में उमड़ा भव्य उल्लास और गूंज उठे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अद्भुत सुर। एक भारत श्रेष्ठ भारत तमिल संगमम जो हमारे सेतु बांधा हिंदुस्तानी और कर्नाटक यानी तमिलनाडु और यहाँ उत्तर प्रदेश को, तो ये बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान है। और माननीय मोदी जी का जैसे उनका जो चल रहा है ये तीसरा सत्र काशी संगमम का, ये अद्वितीय है और अद्भुत है। भाषा भेद दूर करें, भावात्मक एकता कायम करें, संग संग बोलें, संग संग डोलें, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का हो लें, यही काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है। यह परिपूर्ण होने के लिए हम सब एक साथ अपना कंधे से कंधे मिलाकर हम अपना योगदान प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत ये जो काशी तमिल संगमम है एक बहुत बड़ा मुख्य अंश है। और इसके तहत जो दो ज्ञान केंद्र हैं, नॉलेज सेंटर हैं, तमिलनाडु और काशी, इन दोनों के बीच में जो कल्चरल वननेस है उसको रीएस्टैब्लिश करना, रिकनेक्ट करना, और इस चीज़ को एक तरह से काशी तमिल संगमम के माध्यम से, जिसमें तमिलनाडु से तमिल और लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में काशी लाया जाता है और काशी में विभिन्न मंदिरों का, विभिन्न कार्यक्रमों स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को और काशी और तमिलनाडु का जो एक स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कल्चरल बॉन्ड है उसको मजबूत करने की जो एक परिकल्पना 3 वर्ष पहले जो शुरू की गई थी, वो अब तीसरे सफलतापूर्वक वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। और यहाँ पे हमारे जो विभिन्न समूह हैं वो तमिलनाडु से अभी काशी आना सतत जारी हैं। और न केवल काशी बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार उनको प्रयागराज और अयोध्या का भी कल्चरल टूर करवाया जाता है। ये कहानी विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर की है, जहाँ माँ गंगा की अविरल धारा के किनारे 2 पौराणिक संस्कृतियों का ऐसा संगम हुआ जिसने दिलों को जोड़ दिया, भावनाओं को सजीव कर दिया। वनक्कम काशी यानी कि नमस्कार। और जब ये शब्द हम बोलते हैं वनक्कम काशी में, तो अपने आप में हम पहुंच जाते हैं मद्रास। और यही तो हमारी एक, जिसको कहते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, लेकिन उसी डाइवर्सिटी में हम यूनिटी, उस एकता की तलाश हम कर रहे हैं और उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कल्चरल फ्यूजन हमें काशी में दिख रहा है। हमारे साथ में जो लोग हैं ये IIT के छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ में लवन्या मैम है जो कि प्रोफेसर हैं। It's been a great experience at Kashi. It's been really welcoming for the Tamil students especially. We've gotten a great group of people here who've always been with me through my thick and thin, and they've been encouraging me through my lows and highs, and there has been a lot of cultural inclusion here. And we have our activities, we have our programs, we keep doing Tamil engagement stuff, and it's been great so far. So I've been feeling that this is my second home. I don't feel any different from Madras. I mean, I feel more of, already we have a closer connection. Like my parents' native is from Kanchipuram, so we say always Kanchi and Kashi connects together, and it's
very nice, and personally for me, I am very good, feeling very good here. People were all very much welcoming to me when I joined here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत शुरू हुआ ये संगम उत्तर से दक्षिण को ऐसे जोड़ रहा है जैसे सदियों पहले महर्षि अगस्त्य ने जोड़ा था। इस बार का थीम रखा गया वो बहुत यूनिक है, और वो इस सेंस में यूनिक है कि इस बार जो ऋषि अगस्त्यार है उसके कंट्रीब्यूशन को, उनका जो सिद्धा मेडिसिन और जो भारतीय चिकित्सा में कंट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ तमिल ग्रामर और तमिल लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन है, उसको हाईलाइट करने का थीम रखा गया है। तो ऋषि अगस्त्य एक बहुत बड़ा कनेक्शन है काशी और तमिलनाडु के बीच में। जो ब्रह्मा जी के पौत्र माने जाते हैं, जो पुलस्त्य के पुत्र माने जाते हैं, जो विश्रवा के भाई माने जाते हैं, और अगर सीधी सीधी बात में आपको समझ में आए, जो लंकाधिपति लंकेश यानी कि रावण के जो रिश्ते में बाबा माने जा सकते हैं, ये उनकी मूर्ति है जिनको आप हमारे पीछे देख रहे हैं। जी हाँ, वैदिक ऋषियों के अग्रणी पंक्ति में अगर किसी का नाम आता है उसमें अगस्त का नाम सबसे पहले आता है। और अगर हम वैदिक ऋषि अगस्त की बात करते हैं तो बहुत सारी कथाएं उनके साथ प्रचलित हैं। अगर कावेरी का जन्म होता है तो उसमें अगस्त की भूमिका होती है, अगर विंध्याचल पर्वत झुकता है तो उसमें अगस्त की भूमिका होती है, और कथाओं के मुताबिक तो पूरा समुद्र पान जो इतने कर दिया जिस ऋषि ने, उसमें महर्षि अगस्त की भूमिका आती है। तो ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हैं जो कि महर्षि अगस्त के साथ जुड़ती हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर सबसे पहले प्रणेता के तौर पर माना जाएगा, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले कोई अगर वैदिक ऋषि सबसे पहले हुए हैं तो वो महर्षि अगस्त ही हुए हैं। और अगस्त का जन्म काशी में हुआ था, और यहाँ पर अगस्त कुंड भी है, और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, और उसके बाद देवताओं ने इनसे कहा कि नहीं आप दक्षिण जाइए। निश्चित तौर पर कुछ ये दैवीय कारण होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि सृष्टि के विस्तार के लिए, संस्कृति के विस्तार के लिए, या भारतीय संस्कृति को और पुष्पित और पल्लवित करने के लिए देवताओं का ये आदेश हुआ कि आप दक्षिण जाइए। तो अगस्त ऋषि दक्षिण जाते हैं और फिर दक्षिण के ही होके रह जाते हैं, और इसीलिए इन्हें प्रथम प्रणेता माना गया है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले, और कहीं ना कहीं एक ब्रिज के तौर पर, एक बॉन्ड के तौर पर ये काम करते हैं। तो काशी तमिल संगमम के इस कार्यक्रम में इनकी भी एक मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है, ये जो पूरा पंडाल है, ये IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उसकी तरफ से ये लगाया गया है। और वाकई इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको जानिए, अपने आप में ज्ञान का भंडार है अगर आप इस पंडाल में आते हैं। परंपरा और संस्कृति के इस दिव्य मिलन का शुभारंभ 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर L मुरुगन की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RN रवि ने चेन्नई से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर काशी तमिल संगमम 3.0 की अविस्मरणीय यात्रा का शुभारंभ किया। भगवान महादेव की पवित्र भूमि पर जब तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों ने अपने पैर रखे तो काशी ने उनका स्वागत हृदय की गहराइयों से झूमते हुए ऐसे किया कि सभी की आंखें भर आईं। इस बार चूंकि हमारे पास 2 संस्करण का अनुभव था, तो इस संस्करण में हमें बेहतर प्लानिंग करने का मौका मिल गया, और इस तरह से हम लोगों ने इस बार बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से 5 ग्रुप बनाए थे जो कि तमिलनाडु से ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से काशी आए थे। और ये ग्रुप थे, पहला स्टूडेंट राइटर्स एंड टीचर्स का, दूसरा फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स का, थर्ड स्टार्टअप इनोवेटर और इनका एडुटेक्स वगैरह का। इसके अलावा CU का ग्रुप था, वो छठा ग्रुप था। तो टोटल हम लोगों ने एक विमेन का भी ग्रुप था जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मुद्रा लोन बेनिफिशियरी, ये सब का था।
जो स्थान उत्तर में गंगा का है वही स्थान दक्षिण में कावेरी का है, जो स्थान एक तरीके से हिमालय का है वही स्थान हमारे तटीय इलाकों का भी है। तो हम कह सकते हैं यही भारत की संस्कृति है। और इस भारत की संस्कृति के जो अद्भुत और अद्वितीय जो आयोजन आज देखने को मिला वो काशी तमिल संगमम के नाम से। हमारे साथ सुकांत मजुमदार साहब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कैसा ये आयोजन रहा। और खासतौर से चूंकि इसकी नोडल एजेंसी जो मंत्रालय है अधिकृत वो शिक्षा मंत्रालय ही है और यहाँ पे शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सुकांतो जी आप बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद कर रहा है ये कार्यक्रम, क्या दिख रहा है आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यहाँ पर? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और काशी तमिल संगमम एक उसका शोकेस है। मतलब कैसे भारत एक है और भारत श्रेष्ठ भी बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये उसका एक एग्जीबिशन है अगर बोले तो जी। जैसे देखिए, कई लोग कोशिश करते कि बांटने के लिए साउथ नॉर्थ आर्यन द्रविडियन, ठीक है, लेकिन जब कल्चर, जब ढोल नगारे बजते हैं, जब तमिलनाडु के जो आर्टिस्ट थे जब वो परफॉर्म कर रहे थे यानी या जब कम रामायण जब परफॉर्म हो रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। म्यूज़िक का एक ही तो भाषा है और भारत सालों से हज़ारों सालों से ऐसे ही जुड़ा हुआ है। जब हमारे पंडित जी पुरोहित जो भी बोले वो पूजा में बैठते थे तो जब पानी लेकर उसको शुद्धिकरण करते थे तो सारे नदियों का नाम लेते, गंगा जमुना कावेरी जनहस्मिन सन्निधिं कुरु, ऐसे मंत्र बोलते थे, हम बचपन से सुनते आए। तो भारत का ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही ऐसी है, पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखने वाला भारत का कल्चर है। वो कल्चर ही यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जो कि ब्रेन चाइल्ड के द्वारा और माननीय जोगी जी उनके व्यवस्था द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, भारत सरकार की 10 मंत्रालय लगभग इसमें लगी हुई है। और ये जो एक भव्य कार्यक्रम, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, इट्स ए ग्रैंड सक्सेस। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने 300 से ज़्यादा सिर्फ आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तमिलनाडु के कल्चर हम उत्तर भारत के लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं बंगाल से खुद हूँ, मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है, ग्रैंड सक्सेस है और ऐसे ही होने रहना चाहिए। पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ है, पार्ट 3 चल रहा है। हम अगर कई मायने में देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी, यानी कि हर किसी की जेब में ज़्यादा पैसा जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा चाहत रहती है और वो टूरिज्म को बहुत विकसित कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इन सबको कम्बिनेशन को देखते हैं तो पार्ट 3 को कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप? देखिए, जितना समय जाएगा, पार्ट 3 अभी तक से सबसे सक्सेसफुल है। हर बार लोग पैरवी कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे लाया जाए। तमिलनाडु से पैरवी मेरे पास आ जाता है, मेरे नंबर मिल के वहाँ पे कहीं से SMS आ जाता है। जी। तो इसके द्वारा लोग आते हैं तो स्वाभाविक है यूपी के जो यहाँ पे छोटे कारोबारी है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर है, उनको रोज़गार होता है। मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, पुजारियों का फूल जो बेचने वाला। भारत का अगर आप देखेंगे मंदिर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मंदिर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, व्हाटएवर यू से, इसका प्लानिंग जो बना हुआ है, इसमें अंत्योदय की जो कॉन्सेप्ट है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, वो कॉन्सेप्ट पहले से हमारे सिस्टम में है कि मंदिर के बाहर बैठने वाला एक भिखारी को भी इसका लाभ मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसके द्वारा तो कल्चरल एक्सचेंज तो हो ही रहे हैं, प्लस जब नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ लोग आ रहे हैं तो इसके द्वारा इकोनॉमी को भी नया एक फ्लो होता है। अभी इस 10 दिन में या प्रयाग के 45 दिनों में ये जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में जो बूस्ट हुआ है रेवेन्यू, वो मुझे लगता है अगले कई साल तक इस इकोनॉमी को अच्छे से ड्राइव करेगा। और ऐसे ही योगी जी की नेतृत्व में यूपी की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत सारे कंपनीज नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं। मुझे लगता है आगे उत्तर प्रदेश का जो उत्तम प्रदेश बनना है वो भी तय है, विकसित भारत के अंदर ही तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांतो जी आपका। तो सुकांतो जी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकसित भारत में उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनना भी तय है और जिस तरीके से इकोनॉमी जनरेट हो रही है, जिस तरीके से लोगों का फायदा हो रहा है, काशी तमिल संगमम इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कहते हैं कि वो शाम बहुत ही यादगार हो जाती है जिस शाम में संगीत हो, लोगों का साथ हो और समंदर का किनारा हो। ये अलग बात है, यहाँ पर समंदर किनारा नहीं, लेकिन हाँ गंगा नदी का किनारा है और ये भी अपने आप में कुछ कम नहीं जब हम आध्यात्मिक महत्व की बात करते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए शाम भी बड़ी यादगार रहने वाली है क्योंकि आज इस शाम में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर
कह सकते हैं कि संगीत भी है, लोगों का साथ भी है और गंगा नदी का किनारा भी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की, जो कि इस समय नमो घाट पर आयोजित हो रहा है। वाकई पूरी जो आबो हवा है ना, वो धार्मिक वातावरण से भी, आध्यात्मिक भाव से भी और कहीं ना कहीं संस्कृतियों के मिलन से एक अलग ही आभा, एक अलग ही छटा बिखर रही है। काशी की आप धरा पर मौजूद हूँ और आपको बहुत कुछ ऐसा ना दिखे जो आपको अचरज में डाले, तो मुझे लगता है फिर काशी आना बेकार हो जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि काशी की आबो हवा में, काशी की मिट्टी में ऐसा क्या जादू है कि हर कोई जो यहाँ आता है वो इसका दीवाना हो जाता है। अब कोई नौजवान अगर यहाँ पे आके डमरू को खरीदे, यानी कि भोलेनाथ का जो अपने आप में जिसको कहते हैं कि उसके बजने से पूरे चारों तरफ एक दिव्य अनुभूति होती है, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, तो फिर क्या कहेंगे आप। हम यहाँ कम से कम देख रहे हैं, हमारे साथ में युवा नितेश मौजूद है। नितेश इनका नाम है और ये दिल्ली से हैं और ये काशी में है। इन्होंने इस डमरू को कल ही खरीदा है। ये भी दीवानगी हो सकती है, लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन ये यहाँ पर डमरू खरीदना चाहते हैं। और हम आपको बता दें, ये आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वो भी बेंगलोर में। अब आप सोचिए, बेंगलोर में आईटी सेक्टर में काम करने वाला युवा दिल्ली में रहता है और वो काशी में आके डमरू खरीदता, क्या दीवानगी हो सकती है। नितेश, आप ज़रूर मुझे बताएं, इसके खरीदने के पीछे भाव क्या था आपका। भाव ये है कि भोलेनाथ का भक्त हूँ मैं और बचपन से डमरू का बहुत शौक़ रहा है, लेकिन जब इसे देखा मैंने यहाँ पे तो एक झलक में मुझे देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये लेना चाहिए। ये तुम्हें पुकार रहा है। बिल्कुल 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 कि मुझे लो और मुझे बजाओ। और मैं एक ट्रैवलर भी हूँ, साथ साथ कॉर्पोरेट के साथ मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो कहीं भी जाता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी वस्तु लेकर आऊँ जो अपने मैं घर पे लगाऊँ, तो कभी मैं देखूँ तो मुझे याद है कि हाँ ये मैंने वहाँ से लिया था। ओके, तो लेकिन एक चीज़ जो और है वो तमाम लोग देख रहे होंगे, एक आप यूथ हैं, यूथ आप जानते हैं ना कि किस चीज़ के लिए जाना था, मौज मस्ती, शाम पार्टी। इधर आप यहाँ पे हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, डमरू हाथ में लिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा रम गए हैं, इंडियन कल्चर को छोड़ा हुआ है, जिन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा अपने कल्चर के बारे में। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से। मैं युवा से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि मौज मस्ती पार्टी मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन भोलेनाथ की मस्ती में जो दीवानगी है वो मस्ती किसी और चीज़ में नहीं है। तो ऐसी दीवानगी अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत, आपको लगता है कि हाँ सच में कुछ है, और जो कुछ नहीं है वही शिव है। बस बहुत हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्टूडेंट के बीच में ये भावना जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की और काशी तमिल संगमम की जो परिकल्पना है उसको साकार किया जा सके। मेरा नाम आंचल है और मैं गोरखपुर से हूँ। मैं यहाँ पे वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी से। और काशी तमिल संगम को लेकर के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, अपने कल्चर को एक दूसरे से लोग जान रहे हैं। अभी के समय में लोग अध्यात्म से बहुत जुड़ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स करा रही हैं। अभी के समय में लास्ट ईयर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे में जोड़ने के लिए। तो इससे ये अच्छा है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसका एक बड़ा आपको इम्पैक्ट अच्छा देखने को मिलेगा कि यूथ इसमें
बहुत भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा फंक्शन करते हुए भी, और दर्शकों के रूप में भी आप यूथ को देखेंगे। और इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे धर्म का, हमारे आध्यात्म का पूरे भारत में, इवन पूरे विश्व में एक अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, और शायद ये एक अच्छी पहल है भारत को विश्व गुरु बनने के लिए। मेरा यह मानना है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम सब तमिल और अपने कल्चर को रिलेट करके उसमें उसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। काशी तमिल संगम से, जैसे मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, तो हम जानते हैं कि हमारा साउथ प्राचीन काल से ही हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ज्ञाता रहा, और हमारे काशी भी प्राचीन काल से एक महाजनपदों में रहा है। तो जैसे कि जो साउथ के लोग जब हमारे यहाँ आते हैं काशी में, तो वो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं, और उनके आने से हमारे काशी के लोग साउथ के बारे में जान पाते हैं। इससे हमें ऐसा पता चलता है कि ऐसे एक दूसरे के, साउथ के लोगों को नॉर्थ के कल्चर्स के बारे में, और नॉर्थ के लोगों को साउथ के कल्चर्स के बारे में पता चलता है। इस बार का ये संगमम एक ओर तो प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर भव्य राम मंदिर में रामलला को बैठे देखने का सुख भी समेटे हुए था। ये इस तरह से कोइंसाइड कराया गया कि ताकि जो तमिलनाडु के लोग आएँ, वो न केवल काशी का बल्कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान का, और अयोध्या में जो पिछले काशी तमिल संगमम के बाद राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसका भी भ्रमण और दर्शन कर सकें। हमें तो इसमें बहुत ही उत्साह रहा कि जो हमारे श्रद्धालु लोग महाकुंभ घूमने आ रहे हैं, वो वाराणसी और अयोध्या भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें ये सबसे जान के बहुत अच्छा लगा कि जो लोग काशी में आ रहे हैं, वो हमारे तमिल संगमम के प्रोग्राम में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी लोगों को हमें मिलाना है, और उन लोगों को उनकी संस्कृति, हम उत्तर के लोग दक्षिण की संस्कृति जानें, उनकी कल्चर जानें, उनके खान पान के विषय में जानें। तो हमने एक प्रयास शुरू किया 3 साल पहले, और हमारा ये तीसरा प्रयास है। और सबसे खुशी की बात और हमारे लिए उत्साहवर्धक ये रहा कि इस साल का जो फुटफॉल रहा वो बहुत ही अप्रत्याशित था हम लोगों के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो प्रयास है बहुत सफल रहा, और आने वाले वर्षों में भी हम ऐसे प्रयास करेंगे। यहाँ कला, संस्कृति, व्यंजन और व्यवसाय का मिलन तो हुआ ही, एकेडमिक सेशन में ज्ञान का मंच भी हुआ साझा। शिक्षा मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस योजना की सहभागी रही। IIT मद्रास और BHU ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। तो इस बार का काशी तमिल संगमम मुख्य रूप से 2 सेंस में अलग है। एक तो ये है कि इस बार न केवल तमिलनाडु से डिफरेंट ग्रुप्स में फार्मर, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट, टीचर्स, राइटर्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स को लाया गया, बल्कि इस बार एक प्रयास किया गया कि देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वो भी इसका अनुभव करें। तो वो देश के विभिन्न भागों से केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमिल ओरिजिन के विद्यार्थियों को भी इस बार एक ग्रुप के रूप में काशी, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण कराया गया। माना यह जाता है कि जब सेतु का निर्माण भगवान राम कर रहे थे लंका पर जाने के लिए, तो वहाँ पर एक गिलहरी के योगदान को भी रेखांकित किया गया। और निश्चित तौर पर बड़े बड़े आयोजनों में छोटे से छोटे स्वयं सेवक का भी अपना एक योगदान होता है। और जब काशी तमिल संगमम की बात हो तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा आयोजन, और इसमें न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसे स्वयंसेवक जो निस्वार्थ भाव से अपने तमाम अतिथियों के स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, तो फिर उनकी बात ही क्या है। NSS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के ऐसे ही स्वयंसेवक, इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, साथ में ये भी हमें हायर ऑफिशियल्स जो हमारे अतिथि आते थे उन्हें स्वागत करने का मौका मिला, उनके बीच इंटरेक्शन करने को मिला। इसके साथ ही हमारे दक्षिण भारत के दक्षिणी साइड से जो भी हमारे डेलीगेट्स, अतिथि मेहमान आए थे, उनके कल्चर्स को देखने को मिला, उनके समझने को मिला। और भारतीय संस्कृति के 2 अलग अलग दिशाओं में, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिणी दिशा के में भले विभिन्न संस्कृति थी, लेकिन उनके बीच एकता और एकजुटता को देखने को मिला कि ये भी कैसे हम एकजुट हैं। हम लोग काफ़ी करीब से
काफ़ी अहम पहलुओं को देख पाए जो चाहिए, जिनकी काफ़ी ज़रूरत होती है ऐसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। हम इसमें काफ़ी सारे तमिलनाडु के अपने साथियों के साथ मिले, वहाँ के कल्चर के बारे में हमें जानने को मिला, वहाँ के लोगों को समझने का एक मौका मिला। उन्होंने भी हमसे बात करी, उन्होंने भी हमसे काफ़ी सारी यहाँ की जानकारियाँ हासिल करी। एक इंटरव्यू हुआ था कि आप तमिल के बारे में क्या जानते हैं, आप काशी के बारे में क्या जान सकते हैं और बीएचयू के बारे में जान सकते हैं, जिसके आधार पे हम लोग चयनित हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काशी एक ऐसा जगह है जहाँ कहा था कि ये हमारे भगवान शिव के त्रिशूल पे बसाया गया है और यहाँ पे लोग तो मरने के लिए भी आते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिसका कि आपको उदाहरण मुमुक्षु भवन जो है प्रमाण मिल सकता है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के जो जितने भी हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उनमें और हमें एक सांस्कृतिक, हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन, हमारा खान पान, सभी चीज़ एक दूसरे से अलग हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने के लिए कि हम लोग अलग नहीं, भले ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अलग है, लेकिन एक राष्ट्र का जो है, राष्ट्र सर्वोपरि हमेशा होना चाहिए। ये संगम सिर्फ उत्तर और दक्षिण का नहीं बल्कि आत्माओं का मेल था, भावनाओं की अटूट डोर थी और ये डोर सदियों तक अटूट रहेगी। काशी के घाटों पर गूंजते मंत्रों की तरह ये संगम सदा जीवंत रहेगा, भावनाओं में, संस्कृतियों में और हर भारतीय के हृदय में। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा आधार समझिए और इसके माध्यम से दो मुख्य जो कल्चरल सेंटर्स हैं उसको जोड़ने की एक अनूठा प्रयास किया गया है। हम जो काशी तमिल संगमम के पहला और दूसरा और तीसरा संस्करण जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये मुझे तो हो रहा है और कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर इसकी अनुभूति आपको भी हो रही होगी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।